हाँ, अब वो कम है ना। सबसे ज्यादा जो ज्यादा लगता है वो शुरू करने में लगता है टाइम, और एक्सपेंस में ज्यादा टाइम लगता है। तो मैंने आपको एक्सपेंसेस दिए थे जो सभी ने बना लिए, उससे आपको आइडिया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से। बस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अकाउंट्स के हिसाब से डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो आपके मटेरियल से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो आपके मटेरियल से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये डिफरेंसेस थे। और इसके अलावा आगे कंटिन्यू करते हैं। इतनी तकलीफ तो जिंदगी में आए हैं तो लेनी ही पड़ेगी, इतनी तकलीफ तो जीवन में आए हैं तो लेनी ही पड़ेगी। देखो, एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये होते हैं एज इट इज, इसी का उल्टा है इनकम। तो एक्सपेंस आपने कवर कर लिए, अब देखिए इनकम। इनकम, इधर आ जाओ आशीष। ये वाला ले लो फिर। तो अब जीवन में दोबारा नहीं बोलना टूटी हुई है। तो अब इनकम देखिए, इनकम जो है वो एक्सपेंस का एकदम अपोजिट है। ठीक है, तो इनकम का मतलब हो गया आपको जो पैसा आने का कारण होता है वो इनकम होता है। जनरली क्या होता है, पैसे को ही इनकम समझने लग जाते हैं कि पैसा इनकम नहीं है। आप मतलब बोलने में तो आएगा कि जैसे सैलरी मुझे मिली, मैंने टेबल पे रख दी, पर सैलरी एग्जिस्टिंग वैल्यू है ही नहीं। सैलरी कोई एक ऐसा मतलब शब्द नहीं है या ऐसी कोई आइटम नहीं है जिसे हम टच कर सकते हैं। सैलरी बस बोलने में आता है कि जो पैसा मुझे मिला उसका कारण मेरा सैलरी था। अगर मेरे को वो मिला क्या है, कैश, जिसको मैं छू सकती हूँ, जो मैं टच कर सकती हूँ, वो अमाउंट है, वो कैश है। तो मिला कैश है, सैलरी नहीं मिली, कैश मिला है, उसका रीजन था सैलरी। तो हम यूजुअली कॉमन कॉन्वर्सेशन में हम ये वर्ड यूज करते हैं, मुझे सैलरी मिली। पर अकाउंट्स में थोड़ा सा कॉमन वर्ड्स नहीं चलते, अकाउंट्स में एज इट इज लिखना पड़ता है, एग्जैक्ट जो हुआ। तो उसमें हम तरीके से लिखते हैं कि सैलरी के लिए मुझे पैसा मिला, रिसीव पेमेंट हुई, तो जो मुझे पेमेंट आई वो कैश है। तो कैश रिसीव दिखानी पड़ेगी, लेकिन उसका कारण इनकम है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो जा रहा है और ये आ रहा है, जो पैसा जा रहा है पैसा आ रहा है, वो पैसा है, जो फिजिकल आइटम है, जो छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारा कैश है, चेक है, बैंक बैलेंसेस हैं। बैंक बैलेंस को हम टच नहीं कर सकते, पर वो एग्जिस्टिंग वो अमाउंट है जो बढ़ता और घटता है, तो वो अमाउंट है। तो उसे हम बैंक और कैश को हम बोलेंगे कि जब आ रहा है तो बैंक कैश बढ़ रहा है, जा रहा है तो बैंक कैश घट रहा है, इस तरीके से बोलेंगे। और उसका कारण जो है वो दूसरे कारण है, रीजंस हैं। वो रीजंस है जैसे सैलरी मिल रही है, कि बोनस मिल रहा है, कि कमीशन मिल रहा है, कि ऊपर वाले से रेंट मिल रहा है, या कोई सामान बेचा उसका पैसा मिल रहा है। तो ये सब बस रीजन मात्र है, मतलब कि रीजंस बन जाते हैं कि ये पैसा मिलने का कारण हो गया। ठीक है, और जो पैसा मिल रहा है वो अपने आप में पैसा है। तो इसमें अलग अलग शब्दों में अलग अलग आपके विचार चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग रूल्स लगेंगे अकाउंटिंग के। अगर आप कहते हो सैलरी मिली तो कैश मिला है, तो जो कैश है वो ना तो इनकम है ना एक्सपेंस है। मतलब इन दोनों में से कोई पूछे कैश क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, तो दोनों में से कैश कुछ भी नहीं है, कैश आपका एसेट है। अब कैश को आने का जितना भी कारण है, जैसे सेल हुई तो कैश आया, रेंट रिसीव हुआ तो कैश आया, कमीशन रिसीव हुआ तो कैश आया, तो जो शब्द पकड़े हमने, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बोनस रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड या सेल्स, ये जो शब्द पकड़े ये इनकम है। ऐसे पैसा गया तो पैसा खुद क्या एसेट था जो चला गया, वो मेरा कोई एक्सपेंस नहीं है। पैसा जाने का एक कारण होगा उसके पीछे, सैलरी गई, बोनस गया, रेंट गया, डिस्काउंट गया, या कोई डिविडेंड पे किया, उन सब शब्दों को हम बोलते हैं रीजन टू पे पैसा। तो वो रीजंस आपके एक्सपेंस है। तो इनकम में भी रीजंस और एक्सपेंस में भी रीजन आते हैं। इनकम में आता है जैसे ऐसी कितनी इनकम होती है, ऐसे कितने कारण होते हैं, मतलब आपको ये पहचानना पड़ेगा। इनकम सुनते ही आपका कैश दिमाग में वर्ड नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए कि कैश आने का कारण क्या होता है, उसे इनकम कहते हैं। अब इनकम कैसे कैसे मिलती है, सामान बेचने से इनकम मिलती है, तो सेल एक तो इनकम है। और इनकम के रीजन क्या है, रेंट रिसीव आपको हो जाता है। अब आप ये ना घर के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो अकाउंटेंसी, ये आप पढ़ रहे हो एज एन इंडिविजुअली भी नहीं पढ़ रहे हो, आप एज एन कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ शॉप, एज अ शोरूम, एज एन बिजनेस पढ़ रहे हो। तो एज एन बिजनेस के हिसाब से सोचना है आपको, आपके लिए इनकम क्या होती है।
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सेल से इनकम होती है, तो सेल एक कारण हो गया, ठीक है। रेंट रिसीव कारण हो गया। तो आपको पता चलेगा कि जब आप एज ए बिजनेस सोचोगे तो सैलरी, बोनस, ये शब्द रिसीव में नहीं आएंगे, क्योंकि कंपनी यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ अगर मैं, तो मुझे सैलरी मिलेगी नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी मिलती नहीं है, वो सैलरी देते हैं, ठीक है। रेंट मिल सकता है, रेंट बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकती है कि मेरा बिजनेस रेंट पे चल रहा है तो मुझे रेंट पे करना होगा, रेंट पेड तो एक्सपेंस में आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरी बिल्डिंग आपकी है, फर्स्ट फ्लोर पे आप मेंटेन करते हैं और बाकी 3-4 फ्लोर्स आपने अदर कंपनीज को दे रखे हैं रेंट पे, उनसे रेंट भी आता है आपको। तो रेंट रिसीव एक रीजन हो गया पैसा आने का, तो इसलिए रेंट रिसीव हो सकता है। इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव हो सकता है। डिस्काउंट रिसीव आपको कैसे हो सकता है, आप अपने कस्टमर को दोगे सेल करते वक्त तो वो तो डिस्काउंट अलाउ हो गया, पर आपको भी मिल सकता है कैसे, कि जब आप अपने सप्लायर से, आपकी कंपनी कुछ खरीद रही है तो आपकी कंपनी को आपका सप्लायर भी तो डिस्काउंट दे सकता है, तो उस केस में आपका डिस्काउंट रिसीव भी बनता है। तो डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, सेल्स हो जाना, ये सब आपके इनकम के कंडीशन है। ऐसे कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव्ड एक वर्ड आ सकता है। कमीशन क्या है कि आपने किसी का काम कर दिया, आपने कमीशन रिसीव कर लिया, आपने मतलब बिजनेस नहीं, आपका मान लो टिकट बुक करने का काम है, बिजनेस है, तो वो बिजनेस लोगों के ट्रैवलिंग या टिकट बुक करती है, तो उसके लिए वो बिल बनाती है, तो उसमें टिकट का जो खर्चा है, जो मान लो जिनको होटल वाले को या बाकियों को देना होगा, वो काट के जो कमीशन लेते होंगे तो कमीशन अलग से लिखेंगे कि हमने आपको आपसे कमीशन भी चार्ज किया, तो वो कमीशन रिसीव होगा मेरे लिए। अगर मैंने काम करवाया अपनी कंपनी का, मतलब हमारी कंपनी ने काम किया है, तो फिर हमारा खर्चा हो गया, तो फिर कमीशन पेड जाएगा ऊपर एक्सपेंस वाले कंडीशन में जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो कमीशन रिसीव्ड है, इनकम आ गया। और डिविडेंड रिसीव हो सकता है। डिविडेंड होता है आपका एक ऐसा पैसा जो शेयर लगाने पर उसका प्रॉफिट बढ़ता है हमें, तो वो जो शेयर का जो प्रॉफिट होता है शेयर मार्केट के अंदर, उसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड दोनों हो सकते हैं। डिविडेंड जो वर्ड है वो प्रॉफिट मार्जिन होता है शेयर मार्केट में, ये क्लियर है। अब डिविडेंड पे भी हो सकता है, डिविडेंड रिसीव भी हो सकता है। मतलब आप ऐसे बिजनेस हो जिन्होंने पैसा लगाया है तो आपको पैसा मिलेगा, वो हो गया डिविडेंड रिसीव। तो आप अपने कंपनी में अपने अकाउंट्स बनाते वक्त डिविडेंड रिसीव वर्ड लिखेंगे। एज एन इंडिविजुअल तो कुछ सोच ही नहीं रहे ना, तो एज एन इंडिविजुअल तो सोचो ही मत, दोनों साइड से बता रही हूँ कि डिविडेंड रिसीव की क्या कंडीशन है, डिविडेंड पेड की क्या कंडीशन है। रिसीव किया कि आपकी कंपनी ने एज एन किसी और कंपनी पे पैसा लगाया शेयर मार्केट में, या शेयर होल्डर शेयर परचेज किए, उसका प्रॉफिट मार्जिन आपको मिला, आपकी कंपनी नोट करेगी अकाउंट्स में डिविडेंड रिसीव, तो हो गया इनकम। अगर इसका उल्टा भी हो सकता है कि उस कंपनी के हिसाब से सोचो कि आप वो कंपनी हो जिन्होंने शेयर्स दिए, तो मतलब आपने अगर शेयर्स सेल किए हैं और उन लोगों ने खरीदे हैं, तो जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको पे करना पड़ेगा, तो आपकी साइड से डिविडेंड पेड हो गया। तो जब डिविडेंड पेड की सिचुएशन आपकी कंपनी में आएगी तो वो एक्सपेंस है। दोनों आ गए, ठीक है। और ये सब पैसों में ही जा रहे हैं, ये सब रिसीव्ड हो रहा है और जो पेड हो रहा है वो पैसा ही आ और जा रहा है, लेकिन पैसे को हम शब्द को हम इनकम एक्सपेंस नहीं बोलते हैं, वो एसेट में पढ़ेंगे, इसलिए हम उसे इनकम में नहीं ले रहे हैं। उसके रीजन इनकम में है सारे। पैसा पे करने का रीजन एक्सपेंस होता है, पैसा आने का रीजन इनकम होता है। पैसे सिर्फ दो ही पार्ट में होता है, एक कैश, एक बैंक, और ये दोनों ही शब्द एसेट है, जो इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। तो डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, ऐसे ही कुछ चीजें। जैसे बैंक में आपने खाता खुलवाया हुआ है तो बैंक में इंटरेस्ट मिल गया आपको, वो आपको नॉर्मल इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, आपको नॉर्मल में इंटरेस्ट मिल गया, रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव, ये कंडीशन भी है। नॉर्मल इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, मतलब जिस जिस शब्द के आगे अब आप रिसीव्ड देखेंगे वो इनकम है, और जिनके आगे पेड देखेंगे वो एक्सपेंस है। जिन शब्द के आगे कुछ भी नहीं लिखा, ना पेड लिखा ना रिसीव्ड लिखा, तो फिर अकाउंट्स पे ही मानते हैं। अकाउंट्स में मानते हैं रूल कि जिन वर्ड के आगे पेड लिखा है वो तो खर्चा है और इनकम है जब रिसीव लिखा है, लेकिन जब कुछ भी नहीं लिखा है तो हम उसे एक्सपेंस ही मानते हैं, पेड ही मानते हैं, एज्यूम पेड ही करेंगे। जैसे जब फ्रेट लिखा था आपने तो फ्रेट को एक्सपेंस ही माना, अब फ्रेट रिसीव्ड अगर ऐसा करके कुछ लिखा होगा तो इनकम में डालोगे, पेड तो फिर तो आप एक्सपेंस में डालोगे, खाली को भी आप एक्सपेंस में डालोगे। तो ये कुछ इनकम के एग्जांपल्स हो गए। अब इनमें भी दो तरीके से बढ़ता है ये, एक होता है डायरेक्ट इनकम और एक आता है इनडायरेक्ट इनकम। इनकम, डायरेक्ट इनकम वही हिसाब है, थ्योरी वही है जो मटेरियल से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड टू मटेरियल, और ये नॉन रिलेटेड टू मटेरियल।
जो मटेरियल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो पार्ट में बटे। डायरेक्ट इनकम आपके लिए जो मटेरियल से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट इनकम जो मटेरियल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के हिसाब से और मटेरियल के बटने के हिसाब से मुझे बताते जाओ मैं किसको किधर डालूं। सेल्स डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? एक क्वेश्चन पूछना, बताओ। अलाउ डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड में डायरेक्ट, क्योंकि जब हम सामान खरीदेंगे तो हमें पैसे पे करने होंगे, तो पैसे पे किए। हाँ बताती हूँ, जब पैसे पे किए तो पैसे पे करते सिचुएशन में मैंने उसको बोला कि पैसे कम कर दो, उसने कम कर दिए, तो मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ या अलाउड हुआ? रिसीव्ड हुआ। पैसों का उल्टा होता है डिस्काउंट, हमेशा मानो। मैंने एक शर्ट परचेज की, मैंने उसे 5,000 देने थे, उसने बोला 4500 दो, चलो बात खत्म करो। मैंने बार्गेनिंग की तो मुझे 500 रुपये डिस्काउंट मिला या मैंने दिया? मिला। तो जब पैसा पे करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव कंडीशन है, इनडायरेक्ट इनकम। और जब हम किसी को बेचते हैं वो मुझे पैसा पे करता है, तो हम जब पैसा कलेक्ट करते हैं तो हम उसे डिस्काउंट अलाउ करते हैं कि चल तेरे को अलाउ किया, कम पे कर दे, ऐसे। तो वो आपका फिर एक्सपेंस हो गया। डिस्काउंट अलाउड हम कस्टमर को देते हैं, डिस्काउंट रिसीव हमें सप्लायर से होता है। ठीक है, सेल्स क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट क्यों? क्योंकि सेल्स यूज होता है गुड्स के मटेरियल के केस में, और किसी केस में नहीं। जैसे एसी मेरा पुराना हो गया, मैंने उसे बेच दिया सेकंड हैंड, उसे भी सेल बोलोगे? अकाउंट्स में सेल नहीं बोलते। अकाउंट्स में जो सेल और परचेज शब्द यूज होता है उसे बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। सेल्स और परचेज अकाउंट्स में जो शब्द यूज होता है, ये दोनों, ये गुड्स के लिए यूज होता है, मटेरियल के लिए यूज होता है। जैसे हम अपने अकाउंट्स में ना तो सेल लिख सकते हैं ना परचेज लिख सकते हैं, हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर या तो एसेट्स को खरीदा गया होगा, एसेट्स को, पुराने एसेट्स को बेचा गया होगा, फीस का कलेक्शन हुआ होगा, खर्चों का पेमेंट हुआ होगा। यहाँ सामान नहीं है कुछ, यहाँ कुछ गुड्स नहीं है जो डेली बेसिस पे बिकता है, सेल होता है। ये सर्विसेज डिपार्टमेंट है। तो इस कंडीशन में अगर हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, कोई भी रिपेयरिंग की शॉप होती मेरी, तो भी मेरे पास सामान नहीं है, सामान है उसको ठीक करने का या रिपेयर करने का, स्क्रूज वगैरह, बट वो मेरे एसेट्स हैं, वो सामान नहीं है। सामान हम शब्द जो यूज करते हैं अकाउंट्स में, वो उसके लिए यूज करते हैं जो हम बेच रहे हैं। सामान, गुड्स, माल, मटेरियल, प्रोडक्ट, इन्वेंट्री, आइटम्स, ये शब्द जो यूज होते हैं, ये यूज होते हैं कि जब हम सेल परचेज, जिसके हम दुकानदार हैं, जो दुकानदारी करते हैं, जिसके हम फैक्ट्री है, जिसको बनाकर बेचते हैं, ये सब हमारे लिए सामान होगा। लेकिन जब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमारे लिए कोई सामान है ही नहीं। इन सबको हम सामान नहीं बोल सकते जो हमारे आसपास है। इनको हम दो पार्ट में बोल सकते हैं बस, या तो छोटी छोटी चीजों को खर्चा बोल सकते हैं, एक्सपेंस, या बड़ी बड़ी चीजों को एसेट बोल सकते हैं बस। तो इसीलिए जो सेल्स और परचेज जो शब्द यूज होते हैं अकाउंटिंग के रूल में, वो गुड्स के प्रति यूज होते हैं, मतलब मटेरियल के प्रति। ये मत सोचना कि खाली सेल, अगर मैंने कोई आपको असाइनमेंट दिया उसमें खाली सेल लिखा है तो आप ये पूछोगे ये हमें कैसे पता चले कि ये सेल फिक्स्ड एसेट्स वाला सेल है या ये गुड्स वाला सेल है। तो मैं आपको वो बता रही हूँ कि सेल लिखना ही गुड्स वाला सेल है। सेल एसी बेचने पर हम यूज करते ही नहीं है वर्ड, ठीक है। सेम विद द परचेज, ठीक है। उसके अलावा ये जितने भी आप देख रहे हो ये सब इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि इनका मटेरियल से डायरेक्ट लिंक ही नहीं है। रेंट आ रहा है आपका, सामान बनने ना बनने से रिलेटेड ही नहीं है, रेंट तो वो देगा। सामान बने ना बने, सामान कम बने ज्यादा बने, तो सामान कम बनने ज्यादा बनने पे डिपेंडेंट जो इनकम है वो डायरेक्ट इनकम है। सामान कम बनने ज्यादा बनने पे जो डिपेंडेंट खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और सामान बनने से जिनका लिंक नहीं है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट इनकम है। बस पे और रिसीव की सिचुएशन बटेगी बस, पर है इनडायरेक्ट। तो ये रेंट रिसीव इनडायरेक्ट है, डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट है। सामान के लेन देन पे डिस्काउंट गया है, आया है, लेकिन फिर भी उससे सामान पे कोई फर्क फिर भी नहीं पड़ रहा है कि शर्ट मैंने जो खरीदी और मेरे को कम पे करने पड़ रहे हैं, डिस्काउंट मुझे मिल गया तो उससे मेरी शर्ट का पीस कम नहीं हो रहा, शर्ट उतनी ही आ रही है मेरे पास, ऐसे। तो इसलिए वो इनडायरेक्ट इनकम है। कमीशन रिसीव इनडायरेक्ट इनकम है, डिविडेंड रिसीव, बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सब ये इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। किसी का रिपेयरिंग का काम, ठीक है, जैसे मेरी एजेंसी है, आज एसी ठीक हुआ तो एसी की बातें आ रही मेरे दिमाग में। मेरी एजेंसी है एसी रिपेयर करने की, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने अपने स्टाफ को रख लिया और एसी की सर्विस लोगों के यहाँ करके आते हैं। ये इनकम का, ये सर्विसेज का डिपार्टमेंट है मेरा। ऐसे बहुत सारी एजेंसी चल रही है, वो बहुत सारी एजेंसी चल रही है, जैसे मार्केट में, ठीक है।
तो ऐसी बहुत सारी एजेंसी चलती है जो ये सर्विसेज का काम करती है। लोग ऐसे भी सर्विसेज का काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस खोल के बैठे हैं, जिनको ऑफिस बॉय चाहिए होते हैं या घर के लिए काम वाली चाहिए होती है, मेड चाहिए होती है, तो वो अपना बिजनेस खोल के बैठे हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करके उन्होंने रखी है, उनके पास ऐसे लोग मिल जाते हैं, आप उन्हें पे आउट कीजिए रेंट बेसिस पे, वो आपको प्रोवाइड करा दें आपके घर पे, आपके स्टोर पे, आपकी शॉप पे, शोरूम पे, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऐसे लोग बंदे अवेलेबल करा देंगे। क्या है ये काम? सर्विसेज का काम है, कोई सामान सेल करने का नहीं है, सिर्फ सर्विसेज का काम है। तो ऐसे सर्विसेज के काम में अगर मेरा ये रिपेयरिंग का काम है तो मेरा तो डायरेक्ट इनकम ऑफ सोर्स हो गया ना। अगर मेरा एसी रिपेयरिंग का काम है तो एसी रिपेयर करना इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम मेरे लिए, फिर भी वो अकाउंटिंग में इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट उससे रिलेटेड नहीं है कि ये तो मेरा डायरेक्ट काम है ना इनकम का, इसलिए डायरेक्ट इनकम थोड़ी बोलते हैं। डायरेक्ट इनकम मटेरियल शब्द से जुड़ा हुआ है, जिसका मटेरियल नहीं है उसका डायरेक्ट इनकम नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स के पास होगा डायरेक्ट इनकम, और जो दुकानदार है, शोरूम्स वाले हैं, उनके पास होगा डायरेक्ट इनकम, सेल होती है उनकी। जो कंपनीज है जो सामान सेल करती है उनका होगा, ठीक है। लेकिन किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का डायरेक्ट इनकम होगा ही नहीं, चाहे उसका डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम यही है, फिर भी हमारा डायरेक्ट इनकम नहीं माना जाएगा, ये सब इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है, क्योंकि मटेरियल से रिलेटेड नहीं है। ये इनडायरेक्ट के एग्जांपल हो गए, इसे आप जल्दी से लिख लीजिए, डॉक्टर वाली राइटिंग में लिखना फटाफट ऐसे लिख लिया, किसी कॉपी को समझ में आएगा जल्दी। इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया है ना, बैंक हो गया, डेटर क्रेडिटर हो गया, ठीक है। डॉक्टर वाली राइटिंग कॉपी खोल ले भाई, डॉक्टर भी गई मेरे बंद हुआ टाइफाइड कसम से लास्ट एक दिन ही खाया कसम से मोमोज नहीं खाए मैंने सटा किसी का होता है। हो गया सबका? यस मैम। पीछे वाले लेकर ना इधर इनडायरेक्ट इनकम ठीक है। अब जैसे कि हम पहले भी हमने कि 5 प्रकार की टर्म्स होती है, रिवाइज कर लो वैसे अकाउंट्स में, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लेते हैं। 5 अकाउंटिंग टर्म्स होती है, इसको बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वो होती है टोटल 5, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, ठीक है, हाँ, लायबिलिटी और एसेट्स। उसके इर्द पूरी अकाउंटिंग होती है, इन 5 में ही होती है। तो इन 5 को समझना जरूरी है, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, एसेट और लायबिलिटी। इसमें से एक्सपेंस इनकम हो गया। अब बात करते हैं कैपिटल की, क्योंकि कैपिटल सीधा सीधा हिसाब है, इसका कोई थ्योरी लिखने वाला नहीं है, तो कैपिटल को पहले इसको ही कवर करके साइड कर देते हैं। कैपिटल होता है आपका एक वर्ड जो कि आपकी पूंजी होती है, हिंदी में बोले तो पूंजी होती है, जो जमा पूंजी आपके पास होती है, तो वो कैपिटल होती है। कैपिटल 2 प्रकार की होती है, एक ऑनरशिप की कैपिटल होती है, वो आपकी पूंजी होती है। एक बोरोड कैपिटल होती है, जो मार्केट से आपने उठाई है, जो लोन पे लिया है, जो शेयर मार्केट से लोग पैसा ले लेते हैं शेयर्स देकर सामने वालों को, ठीक है, या फिर हम वहां से पैसा उठा लेते हैं, मतलब किसी भी सेक्टर से, तो वो हमारे लिए कैपिटल माना जाता है। इसको इतनी जोर से घूमती है, ये पंखा आ जाएगा नीचे, आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाकी की क्लास लेंगे ना, जोर से मत करना, आराम से बंद करो बस।
तो जो कैपिटल वर्ड है, कोई बात नहीं, देखो तो जो कैपिटल वर्ड है वो कैपिटल है जिसमें हम जो हमारी पूंजी होती है। अब ये कैपिटल बोरोड हो चाहे ऑनरशिप हो, मतलब तुमने मार्केट से उठाई है या अपनी कैपिटल लगाई है, इसमें कोई बाइफिकेशन नहीं है, डिवीजन नहीं है। टैली में डायरेक्ट कैपिटल है। वैसे अगर तुम अकाउंट्स पढ़ने जाओ तो कैपिटल में पूरा लेक्चर आ जाएगा, ये कैपिटल वो कैपिटल, इस तरीके की कैपिटल का डिवीजन हो जाएगा। पर यहाँ पर जो बेसिक अकाउंटिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होती है, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होती है, उसमें एक ही शब्द है कैपिटल। तो आपको अगर असाइनमेंट मिला या आपको सिचुएशन मिली कंपनी में काम करते हुए और आपको कैपिटल बनाना पड़ रहा है शब्द, तो एक ही काम आएगा, उसको आपको कैपिटल में ही लेना है। बस मैंने आपको बता दिया कि जब भी बिजनेस में किसी हैवी अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो कैपिटल से ही पैसा लिया जाता है। जब कभी प्रॉफिट होता है तो कैपिटल को ही दिया जाता है, कभी लॉस होता है तो कैपिटल से ही लिया जाता है। और कैपिटल एज एन इजी शब्दों में बता दूं तो क्या होता है, हमारे घर का रखा हुआ पैसा, कि जो मेरे से यहाँ से इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, उधर घर पे, तो मैं उधर कैपिटल में ऐड कर दूँ। लॉस हो रहा है तो मुझे शायद वहीं से पैसे लगाने पड़ेंगे, तो उस रिस्पेक्ट में कैपिटल वर्ड को एक जगह दे दी है बैलेंस शीट के अंदर, जो इन 5 अकाउंटिंग टर्म्स में से 5वीं टर्म है। ठीक है, कैपिटल की यूजुअली दो बार जरूरत पड़ती है। एक बिजनेस के स्टार्टिंग में, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है तो पैसा लगाया होगा, बिना पैसे के कैसे आएगा। छोटी सी एक दुकान भी अगर आपने खोली किराने की शॉप, तो दुकान का पहले 2 महीने का एडवांस किराया दिया होगा, टेबल चेयर लगाई होगी, सामान लोड किया होगा, कुछ 2-4 बेचने के लिए, बेचोगे क्या, तो ये खरीदने के लिए पैसा आपके हाथ में पहले आया होगा, रेंट देने के लिए पैसा हाथ में पहले आया होगा, टेबल चेयर लेने के लिए, स्टूल लेने के लिए पहले पैसा हाथ में आया होगा। तो वो पैसा आपने क्या, अगर दुकान खोलने का विचार आपके दिमाग में आया है तो आपने पैसा जमा किया होगा ना, बिना पैसे के दुकान कैसे खोलोगे। तो इसलिए वो जो जमा पैसा है उसे कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस के स्टार्टिंग में कैपिटल लगाते हैं पहला, और दूसरा बिजनेस के बीच में जब भी नीड होती है दोबारा, तब कैपिटल लगाते हैं। ये 2 बार कैपिटल लगती है। ठीक है, तो कैपिटल हो गया, एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया। अब बचा एसेट लायबिलिटी। इसमें से एसेट देखो, एसेट्स आपके होते हैं, एक तो होता है बिजनेस की प्रॉपर्टीज। एसेट सीधा सीधा मानो बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है आपके हाथ में। अब प्रॉपर्टी किसको बोलोगे, जो आपकी है, आपकी मतलब आपके बिजनेस की है, जो प्रॉपर्टी आपके बिजनेस की है वो प्रॉपर्टी है। अब ये जैसे टेबल चेयर है, इस पे हम खर्चा नहीं बोलते ना, तो हम इसे एसेट्स बोल देते हैं। कैश है, इसे मैं खर्चा इनकम नहीं बोल सकती, थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो कैश हमारे लिए एसेट है। बैंक बैलेंस एसेट है, फिक्स डिपॉजिट एसेट है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं पर एसेट है, ये जो फैन एसी वगैरह लगाए हुए हैं सब एसेट्स है, कंप्यूटर्स लगाए हुए हैं कंपनी में अपने यूज, कंपनी के यूज के लिए, एसेट्स है आपके। तो बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ये सब आपके एसेट्स में आता है। ठीक है, एसेट्स में एक तो शब्द प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी होने की वजह से एसेट्स कहलाता है। अब उसकी भी डेफिनेशन इन्होंने डिफाइन की हुई है अकाउंटिंग में, कि हम किसको प्रॉपर्टी बोले और किसको प्रॉपर्टी ना बोल के थोड़ा छोटा सा खर्चा दिखा दें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 चीजें अपनी कंपनी में परचेज की, एक मैंने पेंसिल परचेज की और एक मैंने पूरा का पूरा एसी परचेज किया या एलईडी परचेज किया। तो एलईडी इज अ हैवी आइटम, हैवी अमाउंट गया होगा, लॉन्ग टर्म चलेगी, 10-15 साल तक जाएगी। ठीक है, 10-15 साल का मतलब ये होता है 1 साल से ऊपर जाएगी, अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 साल का माना जाता है, तो जो 1 साल से ऊपर तक जाएगी, तो इसलिए ये मेरे लिए हो गया एसेट्स, मेरे लिए कोई हैवी आइटम है जो मैंने खरीदी। तो जब मैंने एलईडी खरीदा तो मेरे को मान लो खर्चा आया 30,000 का, जब मैंने पेंसिल खरीदी तो मुझे खर्चा आया 10 रुपए का। अब दोनों मैंने खरीदे हैं, दोनों में मेरे पास से पैसे गए हैं, पर अकाउंटिंग में दोनों को अलग अलग नाम दिया जाता है। एलईडी खरीदने पर मैं बोलूंगी एसेट्स, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने एसेट खरीदा, तो मैं इसे खर्चा वर्ड ना कह के, हुआ है मेरा पैसा तो गया है ना, तो खर्चा नहीं बोलूंगी मैं, हर पैसे जाने का कारण खर्चा नहीं होता, तो मैं खर्चा नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये मेरे लिए एसी एसेट माना गया। लेकिन वही जो पेंसिल मैंने खरीदी, तो पेंसिल से मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ऐसे नहीं बोल सकते आप। पेंसिल छोटा मोटा खर्चा है, 10 रुपए का, यूज एंड थ्रो वाली आइटम है, अभी खत्म हो जाएगी, 1 साल से पहले खत्म हो जाएगी, तो ये मेरे लिए छोटी मोटी आइटम्स है। इसलिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, पेंसिल वगैरह, ये स्टेशनरी वर्ड का एक्सपेंस में चला जाएगा, उसे फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे, इसे हम एसेट्स में लेंगे। ठीक है, ये फर्क है एसेट्स में। दूसरा शब्द एसेट्स इसलिए भी होता है क्योंकि वो अपकमिंग बेनिफिट्स होते हैं, अपकमिंग बेनिफिट्स, ऐसे बेनिफिट्स में मिलने वाले, वो फायदे जो आपका रुका हुआ है, वो पैसा जो आपका रुका हुआ है, तो आपका रुका हुआ पैसा, जो पैसा आने वाला है, उसे भी हम एसेट्स कहते हैं।
तो एसेट्स में आपकी दोनों चीजें आती है। मतलब आपको दिखेगा एक कारण अगर मैं आपको बोलूं कि ये एसेट है तो आपको समझ आएगा क्योंकि आपको लग रहा है वो प्रॉपर्टी है, हाँ इसीलिए एसेट है। पर एक प्रॉपर्टी नहीं होगी आपकी, फिर भी एसेट होगा, तो उसका दूसरा कारण है अपकमिंग बेनिफिट होगा, वो पैसा आने वाला है। जैसे आपके डेटर्स एसेट्स होते हैं। अब डेटर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, डेटर आपके वो कस्टमर है जिनसे आप डील करते हैं, जिनको आप सामान बेचते हैं, पढ़ चुके हैं हम, उन्हें हम डेटर कहते हैं। वो आपकी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? कोई पर्टिकुलर कंपनी आपकी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? आप मतलब आप विपिन सर को सामान बेचते हो तो विपिन सर आपकी प्रॉपर्टी हो गई, वैसे वाली बात। तो वो लोग आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकते, फिर भी वो एसेट में आते हैं। तो वो प्रॉपर्टी की वजह से एसेट में नहीं आते, वो अपकमिंग बेनिफिट्स की वजह से एसेट में आते हैं, क्योंकि डेटर शब्द ही वही है, जिससे पैसे लेना बाकी है वो डेटर है, जिससे पैसा ले लिया वो तो कुछ भी नहीं है ना। अकाउंटिंग रूल है कि जब कैश में डील होती है तो पर्सन का नाम नहीं आता, और उधार पे डील होती है तो पर्सन का नाम आता है। तुमने उधार पे विपिन सर को कुछ सामान बेचा, विपिन सर आपके डेटर हो गए। डेटर मतलब वो हमेशा पैसा देगा, अभी थोड़े दिनों में वो पैसा आपसे, आपका उनसे पैसा आना बाकी है बार बार। तो आप बार बार अपने कंपनी में अकाउंट्स में लिखोगे पैसा आना बाकी, पैसा आना बाकी, वो एसेट्स में लिखोगे एसेट। तो एसेट मतलब आपकी प्रॉपर्टी और अपकमिंग बेनिफिट्स। इसके एग्जांपल्स देखो, बाद में इसका डिवीजन देखते हैं। एग्जांपल प्रॉपर्टी होने की वजह से एसेट कौन कौन से हैं? बड़े बड़े एसेट्स भी हैं, छोटे छोटे एसेट्स भी हैं। छोटे छोटे जैसे आपके ड्रॉर में रखा कैश, ये आपकी एसेट है, ये आपकी प्रॉपर्टी है बोल सकते हो। ड्रॉर में रखा कैश आपका गल्ला जो होता है जिसपे आपने अकाउंटेंट को बिठाया हुआ है, तो वो तो आपकी कंपनी का खुद का प्रॉपर्टी है ना। उस कैश को आप जब मर्जी यूज करो, आपकी कंपनी यूज करे, आप उसको बोल सकते हो कि इस पे आपका मालिकाना हक आपका है। आपका मतलब इसका ऑनर का या कंपनी का। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश इज एसेट। बैंक बैलेंस बस वो बैंक में पड़ा है, ये मेरी ड्रॉर में पड़ा है। तो बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस, ऐसे शब्द जो दिखेंगे, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, ऐसे शब्द जो दिखेंगे वो सब आपके एसेट है। कहीं आपने एफडी करा रखी है बैंक, तो ये तो फिक्स डिपॉजिट, वो भी आपकी एसेट है। कहीं आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करा रखी है, कहीं लिखा नहीं है बस इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा है, एसेट है। इसके अलावा और जो आसपास आपको कंपनी में दिख रहा है, जैसे बिल्डिंग, जमीनें, मशीनरी, ठीक है, प्लांट मतलब पौधे, है ना? नहीं, क्या होता है प्लांट? मतलब प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं जो बड़ी जी, हाँ जी, हाँ जी। प्लांट का मतलब ये होता है जैसे मशीनरी, एक मशीन को मशीन कहते हैं, कई मशीनों के जॉइंट को प्लांट कहते हैं। जैसे वाटर प्लांट लगता है, चीनी प्लांट लगता है, शुगर प्लांट, तो प्लांट सेटअप हो जाता है। स्टील प्लांट तो एक बनाने की मशीन है, एक सुखाने की मशीन है, छानने की मशीन है, उसे पूरे सेटअप को प्लांट कहते हैं। तो ये प्लांट भी आपके उसमें आता है, एसेट्स में आता है। फर्नीचर, कंप्यूटर्स हो गए, टाइपराइटर, कोई वर्ड आपको दिखे तो वो इसमें आ जाएगा, वो सारी मशीनरी कंप्यूटर्स में आ गए। एसी वगैरह, व्हीकल्स वगैरह हो गए, मोटर वैन वगैरह। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कंपनी ने कंपनी के नाम का एक बस या व्हीकल परचेज ही कर लिया, तो वो अब खुद की कैब हो गई, तो वो एसेट्स है। अगर रेंट बेसिस पे लिए तो एसेट आपकी नहीं है, फिर तो रेंट जाता है, फिर तो वो एसेट्स में ही नहीं है, वो तो एक्सपेंस में आ गया ना, मंथली रेंट जाता है उसका, तो उसके शब्द में रेंट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो कंपनी के ये जो दिखने वाली चीजें हो गई। अच्छा, इनमें से भी एसेट्स में ये मैं पहले उनके नाम लिख रही हूँ जो कि प्रॉपर्टी होने की वजह से एसेट है, तो ये नाम आ गए। अब इन नाम में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल है। टेंजिबल वो जिनको आप टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल वो जो फिजिकल आइटम नहीं है, जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे कैश आपका फिजिकल आइटम है तो टेंजिबल है, बैंक बैलेंस इंटेंजिबल है क्योंकि आप उसे टच नहीं कर सकते ना, तो वो इंटेंजिबल है। गुडविल है ना, तो ऐसे शब्द भी है। जैसे आपकी कंपनी का लोगो की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, एप्पल का लोगो, और खाली एप्पल का लोगो नहीं, सैमसंग का लोगो, उसका कॉपीराइट है। एचपी का लोगो, ओप्पो का लोगो, इसका अपना अपना कॉपीराइट है। किसी की कीमत मार्केट में ज्यादा है, किसी की वैल्यू कम है, लेकिन लोगो सबका लोगो है। फास्ट ट्रैक का लोगो जो फास्ट ट्रैक का है उसका उसका नाम है, ठीक है। बोर्ड का लोगो बोर्ड का है, उसका कॉपीराइट है। तो जो कंपनी के लोगो होते हैं उसकी वैल्यू होती है, अमाउंट होता है, अकाउंट्स में लिखते हैं हमारा इतने रुपए का लोगो है, ये हमारी एसेट है। इसके साथ आता है कॉपीराइट्स, जितने भी कॉपीराइट्स आते हैं वो आते हैं सारे। हाँ जी बिल्कुल, ट्रेडमार्क होते हैं। ट्रेडमार्क कंपनी में हॉर्स एंड कार्ड्स होते हैं, कंपनी के खुद के होते हैं, वो भी इसी में ही आते हैं। इसके अलावा कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, वो भी इसमें आते हैं। गुडविल
गुडविल होता है नेम फेम, मार्केट में किसकी गुडविल कितने रुपए की है, वो गुडविल मार्केट में एसेट्स है। तो ये इंटेंजिबल तरीके से हो गई। ऊपर भी थी इन्वेस्टमेंट, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स हो गए थे ऊपर जो शब्द आए थे, ये प्रॉपर्टी होने की वजह से एसेट्स लिए हमने। अब आ जाओ अपकमिंग बेनिफिट्स। अब कुछ नाम ऐसे भी आपको जो आपके टेंजिबल या इंटेंजिबल वो नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, पर फिर भी वो एसेट्स में आता है। वो है जो अपकमिंग बेनिफिट्स हैं, जो पैसा आपको रिसीव होना बाकी है। और जो बाकी है, जो रिसीव्ड हो गया वो किधर जाएगा पांचों में से? इनकम में। जैसे रेंट आपको मिलना था, रेंट मिल गया, रेंट रिसीव आपकी इनकम है। जो रेंट बनता था पर ड्यू हो गया, मिला नहीं अभी तक, वो एसेट्स है। ठीक है, ड्यू रेंट जो आपका आना बाकी है। तो ऐसे शब्द को, जो पैसा आना बाकी होता है, उसे हम एक वर्ड बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो हम अकाउंट्स में उसे एक्रूड बोल देते हैं। तो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग बिल देखे ना। अब आउटस्टैंडिंग कब होता है? जैसे कोई चीज मिलने वाली है, आपको मिली नहीं है अभी तक, तो वो कब आपको पता चलेगा कि मिलने वाली है? कब बनता है? करेक्ट, जब दोनों करेक्ट है, कि जब वो डेट निकल जाती है, जब वो महीना निकल जाता है। जैसे बिजली का बिल आपको 13 तारीख को पे करना है, तो 13 से पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके अकाउंट्स में, आप कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे वो 14 तारीख हो जाएगी तो वो आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, क्योंकि डेट पार कर गया। तो जब कोई पैसा डेट पार करता है उसे ड्यू कहते हैं। ठीक है, तो खैर ये हम इनकम आने वाले ड्यू की बात करते हैं, जाने वाले ड्यू की बात हम करेंगे लाइबिलिटी सेक्शन में। इसलिए मैं आने वाले ड्यू की बात उठा रही हूँ। जो रेंट आपको मिलना था, मान लो ऊपर वाला फ्लोर आपका रेंट पे आपने दिया हुआ है, वहां से हर महीने रेंट आता है। हर महीने रेंट आने को अगर वो डेट पे आ जाता है तो रेंट रिसीव्ड एक शब्द आएगा। रेंट रिसीव्ड जो वर्ड है, वो मैं क्या बोलूंगी उसको पांचों में से? कौन सी वाली? इनडायरेक्ट इनकम, करेक्ट। अगर रेंट अपना डेट पे रिसीव हो रहा है तो। बट अगर वो रिसीव नहीं हो रहा है, और रिसीव नहीं होने का मतलब वो रिसीव नहीं हो रहा जो आने वाला है, मंथ भी आने वाले हैं, जो मंथ पार कर गया वो डेट पार कर गया। जैसे 10 अप्रैल पार कर गया पर रेंट मुझे अभी तक अप्रैल का आया नहीं, 10 तारीख को आना था, तो मैं उसे आउटस्टैंडिंग में बोलूंगी। तो मैं उसे लिए उसके लिए इनकम में ना ड्यू डेट निकल गई। करेक्ट करेक्ट, तो वही उसी पे ही आ रही हूँ। तो वर्ड आता है एक आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया। आउटस्टैंडिंग शब्द का मतलब यही है, डेट पार करने पर नहीं मिला, ड्यू बट नॉट पेड या ड्यू बट नॉट रिसीव। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पे की सिचुएशन, क्योंकि घरों में पे की सिचुएशन होती है, इनकम नहीं होती ना, मतलब दिखती नहीं है। बिजली के बीएससीएस वाले मुझे पैसे पे करेंगे, ऐसा नहीं दिखा ना मुझे कभी। तो इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग वर्ड बहुत ज्यादा सुने, उसी को सुन सुन के बड़े हुए। तो हमें आउटस्टैंडिंग तो किसी को ही पता है यार, आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है। पर जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है, बिजनेस करते हैं तो समझ आता है कि हम शब्दों को बांटते हैं। कि जब पे की सिचुएशन होती है कि ड्यू डेट निकल गई पर पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और ड्यू डेट निकल गई पर रिसीव नहीं हुआ के लिए एक्रूड यूज करते हैं। कुछ नहीं है, एक्रूड का मतलब है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बस। ड्यू बट नॉट रिसीव, कोई इतना हैवी वर्ड नहीं है ये शब्द हमें बचपन से सुनने में नहीं मिला होगा, जो अकाउंटिंग के नहीं है उनको, क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग ज्यादा सुनते हैं खर्चों के केस में। तो ये इनकम के केस में है, इसका मतलब भी आउटस्टैंडिंग ही, पर ये इनकम के लिए रिस्पेक्ट में यूज होता है। वो इसलिए इन्होंने बांटा क्योंकि जब लिखने में आते हैं तो दोनों शब्द एक जैसे कैसे दिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो पता कैसे चलेगा कौन सा वाला रेंट आउटस्टैंडिंग पे करना है, कौन सा वाला रिसीव वाला है। तो उसके लिए शब्द बांट दिया कि जो आना बाकी है वो एक्रूड, और जो जाना बाकी है वो आउटस्टैंडिंग। ठीक है, फिलहाल आउटस्टैंडिंग का शब्द हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लायबिलिटी में पढ़ना है। तो एक्रूड वाला जो अमाउंट है वो भी आएगा। जैसे एक्रूड कोई भी इनकम, जैसे आप सुनते हो एक्रूड रेंट, एक्रूड सैलरी और बोनस नहीं हो सकता कभी, क्योंकि सैलरी बोनस मिलता नहीं है ना कंपनी को, तो मिलना बाकी क्या होगा उसमें? जो मिलता है उसको आप उसके सोचो, जो इनडायरेक्ट इनकम की लिस्ट थी उसमें से एक्रूड निकाल लो। कमीशन, एक्रूड कमीशन, हाँ, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड डिस्काउंट नहीं हो सकता क्योंकि डिस्काउंट में पैसों का लेन देन नहीं होता। डिविडेंड, एक्रूड डिविडेंड, एक्रूड रेंट, ये सारी सिचुएशन यहाँ आ सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए रेंट लिखा है एक्सेट्रा। ऐसे एक और चीज होती है जिसमें भी आपको कुछ मिलना बाकी होता है, जिसमें आप एडवांस पेमेंट पहले कर देते हो, प्रीपेड। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस उसको बोलते हैं पहले पे कर दिए खर्चे। ये भी लगभग इसी की तरह है, इसमें भी कुछ मिलना बाकी है, इसमें भी कुछ मिलना बाकी है। बस एक्रूड इनकम में क्या है, आप उसको सर्विस पहले दे चुके हो, उसका पैसा मिलना बाकी है। पर
प्रीपेड एक्सपेंस में पैसा सर्विस आनी बाकी है। तो प्रीपेड रेंट की सिचुएशन, प्रीपेड एक्सपेंस की सिचुएशन आपको एक्सपेंसेस की कंडीशन में मिलेगी, एक्रूड इनकम की कंडीशन आपको इनकम के कंडीशंस में मिलेगी। इनकम में से पता चल गया कि एक्रूड इनकम क्या होता है, डेट पार हो गई, ड्यू हो गया पर मिला नहीं, मिलना था। ऐसे तो मुझे मई का भी रेंट नहीं मिला, जून का भी नहीं मिला, जुलाई का भी नहीं मिला, पर मैं उसे बुक्स में लिख नहीं सकती कि मई का रेंट नहीं आया तो एक्रूड हो गया, क्योंकि मई भी नहीं आया ना। जब 10 मई पार हो जाएगा तब मैं बोलूंगी कि मई का रेंट मेरा एक्रूड इनकम बन गया। ठीक है, अब इसका उल्टा एक्सपेंस, अब इनकम छोड़ो एक्सपेंस पे आ जाओ कि खर्चे जब हम टाइम से पे कर देते हैं, बिजली का बिल पे करना है तो मैंने वो अपने समय से पे कर दिया, तो वो एक एक्सपेंस हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। पर समय से पहले पे कर देने को प्रीपेड कहते हैं। जैसे आपने 6 महीने का रेंट, 6 महीने का बिजली का बिल पहले ही पे कर दिया एक साथ एडवांस में, तो एडवांस खर्चों की पेमेंट को के लिए वर्ड यूज होता है प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब अगर आपको असाइनमेंट दिया जाए उसमें लिखा हो प्रीपेड एक्सपेंस तो भी यही है, और उसमें लिखा हो एक्सपेंस पेड इन एडवांस तो भी यही है, मतलब एक ही है। तब भी वो आपके लिए फायदा है, एसेट्स है, अपकमिंग बेनिफिट है। क्या इसमें क्या बेनिफिट है, पैसा पहले दे दिया ना, सर्विस लेनी बाकी है, तो सामने वाला या तो आपको सर्विस देगा या पैसा रिटर्न करेगा, तो कुछ ना कुछ मिलना बाकी है, इसीलिए ये आपका एसेट्स में आएगा। एसेट्स उन शब्दों को बोल रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ मिलना बाकी है, जैसे सन्ड्री डेटर्स, ये भी आपके एसेट्स होते हैं। सन्ड्री डेटर में कुछ एक्रूड बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेटर अपने आप में होना ही आपका वो है कि पैसा आना बाकी है। ठीक है, वो डेटर्स आपके लिए हो गए, तो ये आपके कुछ इसमें आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है बस। ये आपके कुछ एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है, और इनकम जो एक्रूड है और डेटर, ये आपके लिए अपकमिंग बेनिफिट्स जैसे हो गए, और ये आपके ऊपर वाले जो लिस्ट है वो प्रॉपर्टी होने की वजह से एसेट्स हो गए। ये सारे एसेट्स बोलोगे आप, कॉमन वर्ड है एसेट्स। अब इसको आपको बांटना है दो पार्टीशन में। वैसे तो टेंजिबल इंटेंजिबल होता है, पर हम मेजरली जो बांटते हैं दोनों को, वो हम टेंजिबल इंटेंजिबल में नहीं बांटते हैं, हम फिक्स्ड और करंट में बांटते हैं। एक वर्ड आएगा इसमें करंट एसेट्स मेन, और एक आएगा फिक्स्ड एसेट्स। ऊपर एक्सपेंस और इनकम में दो थ्योरी चल रही थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब है डायरेक्ट जो मटेरियल से रिलेटेड, इनडायरेक्ट जो मटेरियल से नहीं रिलेटेड। इसका कोई चक्कर नहीं है क्योंकि इसमें कुछ सेल परचेज नहीं है, कुछ मटेरियल शब्द नहीं है, इसका सीधा हिसाब है एसेट। एसेट माने प्रॉपर्टी या तो अपकमिंग बेनिफिट। इसमें चलता है पीरियड के हिसाब से, तो वो जो फाइनेंशियल पीरियड है वो आपका है 1 साल। ऐसे एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर बार बार आना जाना इनका पॉसिबल है, बढ़ना घटना पॉसिबल है, उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं। तो मतलब विच कैन बी कन्वर्ट टू कैश विद इन अ ईयर, अंदर अंदर जिनका कैश में कन्वर्ट होना पॉसिबल है। कैश में कन्वर्ट होने को ही बोलते हैं बार बार उसका बढ़ना घटना, और जो पॉसिबल नहीं है not be convert into cash within a year, वो आपके नहीं, किधर भेजना है, विकी को भेजना है जी, भेज दीजिए। ठीक है, तो एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और इस करंट और फिक्स्ड में भी दो दो पार्टीशन है, टेंजिबल इंटेंजिबल, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों में है। वो जिनको टच कर सकते हैं वो टेंजिबल, जिनको टच नहीं कर सकते वो इंटेंजिबल। तो वो जो ट्री चार्ट नहीं हो जाता, फ्लो चार्ट होता है ना, एसेट्स फिर उसके दो डिवीजन, करंट और फिक्स्ड, इनके दो दो डिवीजन, टेंजिबल इंटेंजिबल। तो इतना टेंजिबल इंटेंजिबल तक नहीं जा रहे क्योंकि वो टेली में नहीं, टेली में सिर्फ दो ही भाषा है, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, इसलिए हम उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। और मेजरली आपको इसका ही ज्ञान होना चाहिए, टेंजिबल तो पता ही चल गया ना। अब लैपटॉप कंप्यूटर्स, ये मेरे लिए एसेट में कौन सा एसेट है, लैपटॉप कंप्यूटर्स कौन सा एसेट है, करंट या फिक्स्ड, फिक्स्ड। और टेंजिबल इंटेंजिबल में कौन सा है, बस ऐसे पहचानना है आपको, टेंजिबल है। ठीक है, ड्रॉर में रखा कैश, हाँ दोबारा बोलो, एडवर्टीजमेंट खर्चा है, तो वो आएगा एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
नहीं, अगर एडवर्टीजमेंट आपने एडवांस पे कर दिया तो एसेट्स में आएगा, करंट एसेट्स है ना, और आउटस्टैंडिंग हो गया आपने पे ही नहीं किया तो लायबिलिटी में आ जाएगा। ऐसे जो भी चीज आपने खरीदी या आपकी हुई, आपका उस पे आपकी कंपनी, आप मतलब आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उस पे उसका मालिकाना हक है, वो आपकी हुई, वो सब आपके लिए एसेट्स है। इसके अलावा जो आने वाला पैसा है रुका हुआ, वो भी आपके लिए एसेट्स है। ये एसेट्स की कंडीशन में आता है, ठीक है। अब उन एसेट्स में दो पार्टीशन है, करंट और फिक्स्ड। जो एक साल के अंदर अंदर बार बार कैश में कन्वर्ट पॉसिबल है उसे हम करंट एसेट कहते हैं। जैसे कैश, बातें नहीं बैंक बैलेंस, मतलब इसी को ही बांटो ना, देखो इधर, हाँ इसको अब बांटना है। कैश आपका करंट एसेट में चला गया, बैंक बैलेंस करंट एसेट में चला गया। फिक्स डिपॉजिट लिखा है, किधर जाएगा? नॉन करंट फिक्स्ड में जाएगा। जब तक कि ये नहीं लिखा कि ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अगर आपको वो क्वेश्चन दिया गया उसमें लिखा है शॉर्ट टर्म एफडी तो करंट में आएगा, खाली एफडी फिक्स्ड में आएगा, लॉन्ग टर्म एफडी वो भी फिक्स्ड में आएगा। तो एफडी चली जाएगी इधर, और इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड, क्योंकि शॉर्ट टर्म वर्ड नहीं लिखा। अगर लिखा है शॉर्ट टर्म स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, 2 मिनट में मैं आई रही हूँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा है तो करंट में जाएगा, अदरवाइज खाली इन्वेस्टमेंट है तो वो फिक्स्ड में जाएगा। बिल्डिंग फिक्स्ड में, मशीनरी ये सारी फिक्स्ड है, इसकी करंट हो ही नहीं सकती। प्लांट फिक्स्ड है, फर्नीचर फिक्स में जाएगा, कंप्यूटर्स फिक्स में जाएगा। उसके बाद आते हैं एसी, फिक्स्ड में चला जाएगा, और बैंड भी इधर ही जाएगा। लोगो फिक्स्ड है क्योंकि कंपनी के लिए लोगो फिक्स्ड होता है। कॉपीराइट्स फिक्स में जाएगा। इसके अलावा ट्रेडमार्क्स भी फिक्स में चले गए। शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह आपके पास है, फिक्स्ड है कंपनी के लिए, हाँ शॉर्ट टर्म लिखा होगा फिर, ठीक है। गुडविल भी फिक्स में चला गया। अब एक्रूड इनकम ऐसी है जो रेंट आपका बकाया है मिलना, ये करंट में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं। रेंट क्या होता है? मंथली होता है, तो फिर ये शॉर्ट टर्म में आते हैं, तो ये इधर चला जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे कर दिए, करंट है, कुछ दिनों कुछ महीनों के लिए, डेज के लिए होते हैं। सन्डी डेटर भी करंट एसेट्स है। अगर आपको ये चीज अकाउंटिंग में क्लियर है तो फिर टैली पे बनाना इजी है। टैली पे तो बस क्या करना है, अगर आप लिख रहे हो रेंट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में लिख रहे हो, रेंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में लिख रहे हो, अगर आप लिख रहे हो एक्रूड रेंट तो फिर करंट एसेट्स हो गया। एसेट में भी वो भी करंट वाला क्योंकि मिलना बाकी है। और लिख रहे हो आउटस्टैंडिंग रेंट तो करंट लायबिलिटी, पे करना बाकी है। ऐसे आपको समझना है, जो चीज आपको लग रही है पे करनी बाकी है और ये दिमाग लगाओ एक साल के अंदर मैं इसको पे कर दूंगी या पे कर दूंगा तो करंट लायबिलिटी। ऐसे एक साल से ऊपर पे करोगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या बना था हमने? लिमिटेड में कर देती हूँ फिलहाल। तो क्रिएट में लेजर्स में गए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर रेंट रिसीव्ड वर्ड, तो रेंट रिसीव जब आप वर्ड लगाएंगे तो ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। पर जब मैं इसको सेव करा देती हूँ, चलो कुछ ना कुछ अमाउंट डाल के, फिर जब मैं यहाँ लिखती हूँ एक्रूड रेंट बाकी है, तभी तो एक्रूड लगाया है, क्योंकि पे करना बाकी होता तो आउटस्टैंडिंग वर्ड लगाती ना फिर मैं। तो एक्रूड रेंट लिख देंगे तो करंट एसेट्स। ऐसे अगर मैं आउटस्टैंडिंग का कुछ लिखती तो मैं आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखती तो वो लायबिलिटी बन जाता। आउटस्टैंडिंग रेंट या कुछ भी आपने लिखा सैलरी वगैरह तो वो करंट लायबिलिटी बनता, क्योंकि वो कम दिनों में आपको वापस चुकाना होगा। जैसे कम दिनों में आपको रेंट वापस आता है वैसे कम दिनों में आपका रेंट वापस जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर आपके पास एक शब्द दिखता है बिल्डिंग तो फिक्स्ड एसेट्स है, यहाँ सामने दिखेगा फिक्स्ड एसेट्स अपने आप में आ रहा है, इसमें डाल दोगे। फिक्स्ड एसेट्स हो गया या मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, ये जो शब्द आपको दिखेंगे टाइपराइटर हो गया, ये सब फिक्स्ड में जाएगा, फिक्स का अलग से आ रहा है। करंट एसेट्स में आपको डालने का मौका क्या क्या मिलेगा मैं बता देती हूँ। फिक्स्ड एसेट्स में जाने का मौका आपको ये मिलेगा, देखो ये एफडी, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सब आप फिक्स्ड में डाल दो। ये डायरेक्टली बनाते जाओ और फिक्स्ड एसेट में डालते जाओ, जैसे मैंने अभी कंप्यूटर्स बनाया। लेकिन करंट में डालने का मौका देखो क्या मिलेगा आपको। करंट में आ ही क्या रहा है, कैश और बैंक, ये करंट में डालना नहीं पड़ेगा कभी। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि कैश पहले से बना हुआ होता है,
बनाना नहीं पड़ता है। दूसरा, जब आप बैंक बनाते हो ना कभी, जैसे मैंने बैंक बनाया एसबीआई बैंक, तो फिर हम इसको करंट एसेट्स में नहीं डालकर, जबकि आ रहा है करंट एसेट्स में ना डालकर हम इसे बैंक अकाउंट में डालते हैं। और मजे की बात यह है कि ज्यादा करंट एसेट्स में ही है, देखो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। करेक्ट, करंट एसेट में भी डाल सकते हैं, फिर तो फर्क ही क्या रहा। लेकिन स्पेशल कैटेगरी दी हुई है बैंक की, तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया होगा। बैंक अकाउंट में डालने से बैंक और करंट एसेट्स में जा रहा है, लेकिन करंट एसेट्स में डालने से बैंक का कोई यूज नहीं हो पा रहा। फिर फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसको बैंक अकाउंट में डालती हूँ तो मुझे नीचे पूछ रहा है, देखो अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बुक के नाम, चेकबुक वगैरह। लेकिन अगर मैं इसको करंट एसेट्स में डालूं तो ये जानकारी मिलेगा मुझे। बस इसी वजह से हम उसे करंट एसेट की जगह बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। ऐसे डेटर, आप डेटर बनाते हो, कोई मान लो मोहन लिखा, आपने उसको डेटर में डाला जबकि है करंट एसेट, तो जाएगा घूम के करंट एसेट, देखो। बट करंट एसेट में डालने से ये मेंटेन बिल बाय बिल नहीं पूछता, डेटर में डालने से बिल बाय बिल पूछ रहा है, तो उसका कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है जो हमें यूज करना है, इसलिए हम उसके स्पेशल ट्रीटमेंट में डालते हैं, मेन उसमें नहीं डालते, मतलब वो करंट एसेट में नहीं डालते। घूम के करंट एसेट में जा रहा है, वो इसमें सेट है, समझ गए। अब आपको ये मिक्स लिस्ट मिलेगी, जो भी मिक्स होगी, कुछ परचेज होगा, कुछ सेल होगा। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आपको एक मिक्स लिस्ट मिल रही है, अब उसको आपको इन 28, क्योंकि यहाँ 5 ग्रुप नहीं आ रहे अकाउंट्स में, हमने 5 ग्रुप सीखे अभी मैनुअली, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। यहाँ 5 नहीं आ रहे, यहाँ कितने आ रहे हैं? 28, यहाँ 28 है। इन पांचों से ही ये 28 बने। जैसे मैं एसेट बोलूं तो एसेट में करंट, फिक्स जैसे मिक्स करके आ गए, उन्हीं में से तो निकला बैंक, डेटर, और उनको डाल दिया इन्होंने, तो लिस्ट बढ़ गई ना 28 है, वैसे 5 ही। अब आपको ये खुद तय करना है कि अगर आपको मिक्स ऑफ लेजर्स मिल रहे हैं तो कौन सा किस ग्रुप में जाएगा। आपको बस एक चीज उस दौरान ध्यान रखनी है, आप एसेट, लायबिलिटी ये सब पहचानना है, पहचानो, लेकिन इससे पहले आप ये देखो क्या जो आपने वर्ड ऊपर लिखा है क्या उससे मिलता जुलता शब्द, वर्ड इस लिस्ट में आ रहा है, तो पहले प्रायोरिटी उसको दो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ एसबीआई बैंक बनता तो करंट एसेट्स है, डालना थ्योरी के अनुसार करंट एसेट में डालना चाहिए, करंट एसेट आ रहा है, पर मैं ये दिमाग लगाऊंगी क्या एसबीआई या बैंक में से कुछ आ रहा है, तो बैंक आ रहा है, तो फिर मैं करंट एसेट में डाल के बैंक में डालूंगी। सेम विद सेल्स, सेल्स क्या था अभी पढ़ा था, सेल क्या था? ग्रुप डायरेक्ट इनकम। तो जब मैं ऊपर लिखती हूँ सेल्स और मैं डायरेक्ट इनकम में डालने की, जाएगा ये डायरेक्ट इनकम है, लेकिन आप ट्राई करो क्या सेल खुद आ रहा है? आ रहा है, तो सेल सेल में जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड आपको सामने दिखे उसका अगर खुद का अपना पर्सनलाइज्ड ग्रुप आ रहा है उसको उसी में ही डालिए। अगर उसका ग्रुप नहीं आ रहा तब सोचिए कि करंट एसेट है कि फिक्स्ड एसेट है, करंट लायबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम, ये तब सोचिए जब उसका ग्रुप नहीं आ रहा है। अब वो मिक्स पेपर मिलेगा जो आपको कल लैब में मंडे को बनाना होगा, ठीक है? ये मैं भेज दूंगी और रिकॉर्डिंग तो मैंने तुम्हें दिया तो था लिंक, तो प्लेलिस्ट को यूट्यूब पे मतलब उसके अकॉर्डिंग ही देखो। नहीं, लिंक की बात कर रही हूँ मैं, तो मुझे हेलो भेजो, पर्सनल में हेलो भेजो। केरवी कुछ पूछना है आपको? केरवी कुछ पूछना है? हो मैम। अच्छा, और गेस्ट यूजर में कौन है प्लीज नाम बताएं एक बार। गेस्ट यूजर में कौन है? मैम रितु। रितु, ठीक है रितु, कुछ पूछना है? नो मैम। चलो ठीक है, फिर मंडे को आ जाइएगा प्रैक्टिकल के लिए। ओके।